आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है, राजस्थान का एक जिला पड़ता है धौलपुर। धौलपुर का रहने वाला एक छोटा सा परिवार, जिसमें सुरेश के दादाजी, सुरेश के मम्मी पापा और सुरेश की दो बहनें, जिनकी यहाँ पर शादी हो चुकी है। अब नंबर बचा है सुरेश का। और सुरेश की अपने दादा के साथ काफी ज्यादा अच्छी पटरी भी खाती है, क्योंकि उनकी एज भी लगभग 80-85 साल हो चुकी है। और सुरेश को सुरेश के दादाजी एक बात यह कहते थे कि बेटा, जब मैं मरूंगा तो तुम ज्यादा रोना रुलाना मत करना, मैं अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से काट कर जा रहा हूं। और बेटा ऐसा करना, जब मैं मरूं तो इस कमरे को भी अच्छे से सजा कर रखना, अच्छे से यहां पर पेंट करवाना। और सुरेश भी उनकी बातें सुन सुनकर काफी हंसता था। ये कहता था, दादाजी अभी तो आपकी 80-85 साल एज हुई है, लोग तो 100-100 साल पार करते हैं, अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भाई समय बदलता है, सर्दी का मौसम आता है, तो इनके दादाजी की यहाँ पर तबीयत कुछ ज्यादा खराब हुई। और जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, 2-3 दिन के अंदर इनके दादा ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर उनका अच्छे से अंतिम संस्कार भी हुआ, और जो भी इनकी 13वीं वगैरह होती है वो भी हुई। अब इनके हाथ जिम्मेदारी ये आई कि जो दादा की हस्तियां हैं उनको लेकर भाई हरिद्वार जाना है। और ये डिसाइड होता है कि सुरेश जाएगा और साथ में भाई सुरेश के पापा जाएंगे अपनी कार से। और इन्होंने जब भाई गूगल मैप से दूरी निकाली तो लगभग 8-1 घंटे का सफर था। इन्होंने ये सोचा कि दोपहर का खाना खाकर निकलेंगे, शाम के 10-11 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको भी पता है, अगर हमको कहीं जाना है तो टाइम हमारे हिसाब से डिसाइड नहीं होता। कभी कभी टाइम ऐसा डिसाइड होता है कि प्रेत जो चाहेगा वही होगा। और इनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा घटता हुआ नजर आया। जो इन्होंने 1 से 2 बजे निकलना था, यहां पर इनको लगभग 3 बज गए। और ये 3 बजे अपनी कार से बाप बेटा दोनों निकले हैं। लगभग 3-4-5 घंटे लगातार कार चलाई। तो यहाँ पर सुरेश के पापा ये बोले कि बेटा किसी ढाबे पर रोक लो, मुझे थोड़ा भूख भी लग रही है, कुछ खा पी लेंगे तो उसमें सफर में भी आसानी होगी। सुरेश ने भी मना नहीं करी अपने पिताजी को। एक तरफ जो उसको सड़क किनारे ढाबा दिखा है, उसने वहां पर कार लगाई और पिताजी से ये कहा कि पिताजी आप ऐसा करो, अंदर चलो, बाकी मैं भाई कार थोड़ा साइड खड़ी कर कर दादाजी की हस्तियां लेकर आ रहा हूं। और यहां पर उसके पिताजी तो अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही सुरेश निकला है, तो सुरेश को क्या दिखा है कि भाई उसी ढाबे किनारे एक पेड़ के बराबर में एक आदमी बैठा हुआ है। और ये आदमी भी लगभग 80-85 साल का है, बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह, शोल ओढ़ने का भैया तरीका बिल्कुल वैसे ही। और सुरेश उनको यहाँ पर देखता ही रह गया, और उसको यहाँ पर अपने दादा की भी याद आई। उसके बाद उसने अपने दादा की हस्तियां पकड़ी, सीधा अंदर होटल में चले गए। अब यहाँ पर उसके पापा ने भी पूछा कि बेटा इतनी देर कैसे हो गई। तो यहाँ पर सुरेश ने कहा, नहीं पापा बस वैसे ही 2 मिनट जरा मैं बाहर खड़ा हो गया था। अब ये अंदर जैसे ही थोड़ा खाने का ऑर्डर देते हैं, तो यहाँ पर खाना भी कुछ सही नहीं होता। तो सुरेश के पापा भी काफी गुस्सा होते हैं ढाबे वाले पर कि भाई साहब ये क्या दे रहे हो, दाल आप लाए हो तो ये खट्टी है, ये सब्जी मंगवाई तो इसमें भाई नमक मसाले का ही पता नहीं चल रहा, भाई तुम्हारा बस ढाबा देखने में ही अच्छा लग रहा है। इन्होंने जो भी थोड़ा सा ऑर्डर मंगवाया था, मन मार के थोड़ा सा खाया और यहाँ पर पैसे दिए। अब ये अपना चल दिए। अभी भूख तो इनकी बरकरार थी भाई, उस होटल में खाना इनको पसंद आया नहीं। अब ये जैसे ही रात के लगभग 8:30-9 बजते हैं, तो सुरेश के पापा फिर कहते हैं कि बेटा ऐसा कर, किसी अच्छे से ढाबे पर रोक ले, अब मेरे से भाई भूख बर्दाश्त नहीं हो रही।
और सुरेश भी बिल्कुल वही सीन करता है, अपना एक ढाबे पर रोकता है। और इस बार सुरेश ने ये पूछा कि दो तीन लोगों से पहले पूछ लेंगे पापा कि खाना यहाँ पर कैसा है। कुछ गाड़ियां भी वहां पर खड़ी थी, एक ट्रक खड़े थे, दो चार कारें खड़ी थी, जिसमें से एक परिवार इनको आता हुआ दिखा तो उनसे पूछा कि भैया यहाँ पर खाना तो सही मिलता है। तो उस परिवार ने भी कहा कि भाई साहब चिंता मत करो, बेझिझक होकर खाना खाओ, इस ढाबे का खाना तो वैसे ही बड़ा मशहूर है। इनके पिताजी फिर चले गए। अब ये जैसे ही कार पार्किंग में लगा रहा था तो वही आदमी फिर से इसको बैठा हुआ दिखा है एक पेड़ के किनारे, शॉल ओढ़ी हुई, मुंह ढका हुआ। तो यहां पर फिर सुरेश ने सोचा कि बिल्कुल मेरे दादा की टू कॉपी लग रहा है। और ये जैसे ही अंदर गया है, इसने यहां पर अब खाना पीना खाया, अच्छे से यहां पर निपटे। और इसने ये बात अब अपने पिता को बताई जैसे ही खाना खाकर बाहर आ रहे थे कि पिताजी ऐसे ऐसे मुझे एक आदमी दिखा है, पिछले ढाबे पर भी दिखा था, इस ढाबे पर भी दिखा है, बिल्कुल दादाजी की तरह मुझे लग रहा था। यहाँ पर उसके पिताजी हल्का सा हंसे और ये बोले कि बेटा तू दादाजी के काफी करीब था, और जब बंदा बुजुर्ग हो जाए तो लाजमी सी बात है सब एक से ही लगते हैं। इन्होंने अपनी कार स्टार्ट करी है और सीधा ये पहुंच गए हरिद्वार के एक होटल में। इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई रात यहाँ पर रुकते हैं, काफी ज्यादा देर हो गई, कल अपने पुरोहित पंडित से मिलेंगे, कुछ एक यहाँ से सामान इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम उनकी अस्थियों का यहाँ पर विसर्जन कर देंगे। और जैसे ही अगले दिन की सुबह उठी है, इन्होंने मार्केट से जो भी सामान लगता था वो चीज खरीदी। इसी करने कराने में लगभग इनको यहाँ पर शाम होती हुई नजर आई। और ये जैसे ही भाई फिर अपने होटल की तरफ जा रहे हैं तो वही आदमी फिर से इनको खड़ा हुआ दिखा। अब यहाँ पर सुरेश को लगने लगा डर कि पापा ये देखो, ये आदमी लगता है हमारा पीछा कर रहा है और ये यहाँ तक भी आ गया। अब सुरेश के पिताजी ये बोले कि या तो क्या पता ये हमको जानता हो, हमारे ही जिले के अगल बगल का हो, धौलपुर का, लेकिन क्या पता इसकी हिम्मत ना पड़ रही हो कि हमसे आकर कोई बात करे। और ये इतना सोचा समझाए और ये सीधा भाई अपना होटल के अंदर चले गए। उस दिन तो खैर क्या ही हस्तियां विसर्जन इन्होंने करनी थी, लेकिन जैसे ही शाम को निकले हैं ये भाई खाना खाने को, तो क्या होता है जिस होटल में ये खाना खाकर फिर निकले हैं तो उसी के बराबर में एक पुराना सा पेड़ था, वो आदमी फिर से इनको यहाँ पर बैठा हुआ मिला। अब यहाँ पर सुरेश के पापा को भी डर लगने लगा कि यार ये आदमी हमारे पीछे क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे को ये सोच रहा हो कि इनके पास जो चार पैसे हैं लूट लूं। अब यहाँ पर फिर सुरेश के पापा ने ये कहा कि चलो जी मैं इनसे बात कर कर देखता हूँ। तो सुरेश ने मना कर दिया कि पापा देखो बात करना सही नहीं है, क्या पता कैसा माहौल हो जाए, बात हम बाद में करेंगे, पहले दादाजी की अस्थियां हम विसर्जन कर दें। अब यहाँ पर जैसे ही अगला दिन आता है और इनके पंडित जी बुलाते हैं, जो भी सामान ये लेकर पहुंचे थे अच्छे से अपना यहाँ पर विसर्जन करते हैं हस्तियों का। अब जैसे ही हस्तियों का विसर्जन करके ये हटे हैं तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा अब स्नान भी करना जरूरी होता है हर की पौड़ी पर। हर की पौड़ी से भाई साहब इन्होंने स्नान कर कर हटे हैं और कार में कुछ एक इनका सामान रखा था पार्किंग में। अब ये जैसे ही जाने को लगे हैं तो फिर से वही आदमी इनको खड़ा हुआ दिखा। अब यहाँ पर सुरेश के पापा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने ये सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए अब तो मैं इस आदमी से पूछ कर रहूंगा कि भाई तुम हमारे पीछा क्यों कर रहे हो और ऐसी क्या वजह है जो तुम बार बार खाली हमें को ही दिख रहे हो। और यहाँ पर जैसे ही सुरेश के पापा आगे को बढ़े हैं 2 कदम और बिल्कुल उसके पास जाने की हिम्मत भी ना पड़े, इन्होंने ये सोचा कि भाई कहीं हम इसके पास जाएं, जो इसने शॉल ओढ़ी हुई है कहीं ऐसा ना हो कोई चक्कू हो, हथियार हो जिससे ये हमारे पर हमला कर दे। अब यहाँ पर सुरेश के पापा ने अपनी दबी हुई आवाज में पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, आप हमको जानते हो? तो यहाँ पर उस आदमी का ना तो ऐसे इशारा हो ना तो ऐसे इशारा हो। फिर इसके पापा ने दूसरा सवाल किया कि भाई साहब एक बात बताओ, आपको हमसे चाहिए क्या और आप हमारा पीछा कर क्यों रहे हो, पहले तो ये बताओ।
अब यहाँ पर फिर भी कोई यहाँ पर सवाल का जवाब ना दे। लगभग 2-1 मिनट फिर से इसके पापा ने 2-4 सवाल और पूछे तो कोई भी भाई इशारा ना दे। तो इसके पापा ने कहा कि बेटा चल छोड़, और यहाँ पर एक धमकी दे दी थी इसके पापा ने कि आज के बाद अगर तू मुझे दिख गया तो भाई मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहा और सुरेश भी अपने पापा का हाथ पकड़ा और ये बोला कि पापा चलो अब हम होटल में चलते हैं, जैसे ही सुबह होगी यहाँ से हम अपना निकल लेंगे। अब ये जैसे ही होटल में गए हैं और फिर से रात को खाना खाने के लिए निकले हैं तो फिर से वही आदमी इनको यहाँ पर खड़ा हुआ दिखा। अब इसके पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर। उन्होंने ये कहा कि भाई हम पुलिस के पास जाएंगे कि ये आदमी धौलपुर से राजस्थान से हमारा पीछा करता हुआ आ रहा है, और ये पूरा मसला तो मसला क्या है। और ये फिर से गए हैं उस आदमी के पास कि ये बोले कि बाबूजी एक बात बता दो, समस्या क्या है, आप तो हमारे ही सिर पर खड़े हो रहे हो बार बार। तो यहाँ पर फिर होता क्या है, जब वो आदमी बोलता चलता बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सुरेश के पापा ने क्या किया, जो उनका चेहरा ढका हुआ था ऐसे कर कर हाथ किया और एकदम से कपड़ा खींचा है। और जैसे ही कपड़ा खींचा तो यहाँ पर बाप बेटा दोनों के दोनों डर गए। वहां पर वो आदमी और कोई नहीं था, सुरेश के दादाजी थे। जब ये चीज देखी है तो दोनों खड़े खड़े कांप रहे हैं, क्योंकि जो सुरेश के दादाजी जब जीवित थे तो उनका सांवला कलर था, चेहरे पर नूर था, लाल रंग था, लेकिन अब इनके दादाजी की शक्ल बिल्कुल यहाँ पर काली दिख रही है और आंखें भी काफी ज्यादा चमकदार दिख रही हैं। ये उन्हीं को ही निहारते रहे, ना तो ये अपने कदम इधर को बढ़ाएं ना तो अपने कदम इधर को बढ़ाएं, और इनकी समझ में कुछ भी ना आए। और जो अगल बगल के आदमी निकल रहे थे और यहाँ पर ठंड का प्रकोप भी अच्छा था हरिद्वार में, तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब क्या ताक रहे हो वहां पर खड़े होकर, क्या हो गया आपको। 5-1 मिनट तो उन आदमियों का भी इन पर असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पुलिस आई है, पुलिस ने पूछा कैसे खड़े हो यहाँ पर, तो एकदम से गुस्से से बोली है। तो इनका यहाँ पर ओरा टूटा। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हमको हमारे पिताजी यहाँ पर दिखे हैं। तो पुलिस वाले हंसते हुए बोले भाई जब तुम्हारे पिताजी हैं तो दिखेंगे क्या, उन तुम्हारे साथ आए हैं तो तुम्हें नहीं दिखेंगे तो फिर किसे दिखेंगे। यहाँ पर फिर सुरेश के पापा ने उन पुलिस वालों को कहा कि भाई साहब हम तो अपने पिताजी की हस्तियां लेकर आए थे, जो हमने भाई हरिद्वार में विसर्जन भी कर दिया, लेकिन ये उसके बाद हमको क्या क्यों दिख रहे हैं। यहाँ पर फिर पुलिस वालों ने एक ही बात कही कि भाई लगता है कि तुम दोनों जने कोई सूखा नशा कर रहे हो, जो नशा तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रहा है, और तुम यहाँ से जल्दी से निकलो और भाई अपना जहाँ रहते हो वहां जाओ। और इन्होंने क्या किया, अपना होटल के कमरे में गए, और कमरे में भाई बैठे बैठे दोनों बाप बेटा ये सोच रहे हैं कि हमने तो पंडित जी से मिलकर अच्छी खासी भाई 13वीं भी करी, और 13वीं करने के बाद तो हमने ये सुना है कि भाई जब हस्तियों का विसर्जन हो तो भाई कोई भी आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन ये पिताजी हमको क्यों दिख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर सुरेश ये कहता है कि पापा कोई बात नहीं, जो हमारे पुरोहित हैं एक बार सुबह के समय उनसे पूछेंगे क्या कैसे ये हुआ है, अगर कोई हमारे से कमी रह गई है तो यहाँ से हम उनकी एक आधी पूजा और करवाते चले जाएंगे, बाकी इसमें घबराने की कोई बात नहीं। और ये जैसे ही सोए हैं और सुबह उठे हैं, लगभग 10-1 बजे इनके पुरोहित के पास ये गए और पुरोहित को इन्होंने A to Z पूरी बात बताई कि जैसे ही हम धौलपुर से चले हैं तो भाई ऐसे ऐसे हमारे दादा की आत्मा हमारे साथ कहीं ना कहीं चलती चली आई, और पहले तो वो ऐसे दिखते थे लेकिन अब वो काफी ज्यादा डरावने दिख रहे हैं। तो इनके पुरोहित ने इनके कंधे पे हाथ रखा और ये कहा कि देखो इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है, जब बंदा मरता है तो लाजमी सी बात है 21 दिन आत्मा उनके अगल बगल कहीं ना कहीं घूमती है। जब तुमने 13वीं भी कर दी, अब उनकी हस्तियां भी यहाँ पर विसर्जन कर दी, अब तुम यहाँ से बेफिक्र होकर जाओ और कोई भी तुम्हें टेंशन नहीं होगी। अब वो हरिद्वार के बाहर तुमको बिल्कुल
भी नहीं दिखेंगे। और इतना इनको कहा है और इन्होंने फिर से भैया गंगा मैया के आगे हाथ जोड़े कि हमारे पिता की आत्मा को शांति मिले। वहां से ये अपनी कार लेते हैं और चले जाते हैं अपने घर को। और ये जैसे ही घर जाते हैं तो इनके साथ फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी रास्ते में इनको होती हुई बिल्कुल नहीं दिखी। और ये जब घर पहुंचे हैं लेट नाइट, तो उस दिन तो इन्होंने क्या किसे क्या बताना था। जब यहाँ पर सुरेश के पापा ने अपने भाई से जिक्र किया कि भाई ऐसे ऐसे हमको पिताजी दिखे थे रास्ते में 3 से 4 बार, पहले तो सुरेश को दिखे तो मैंने हंसी मजाक समझ ली, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो भाई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। और यहाँ पर उसके चाचा भी सुरेश के हंसने लगे कि यार भैया कैसी बात करते हो, मरने के बाद कौन वापस आता है, कौन किसको क्या दिखता है, लगता है आपके सिर पर कहीं ना कहीं सफर का असर हो गया होगा। और जिस जिसको इन्होंने ये किस्सा सुनाया या तो इनकी मजाक बनाई, किसी ने इनकी बात पर सहमति भी भरी कि हाँ भाई ऐसा होता है। और बाकी फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल मेरे पास जैसा आया मैंने वैसा आपके सामने रख दिया। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।